आज हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक अध्याय 2 मानव जनन। मानव जनन में हमको पढ़ना क्या है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आतर्व चक्र मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन एवं अंतःरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्धस्रावण। अब हम बात करते हैं कि मानव जनन तंत्र, मानव जनन होता क्या है। जैसा आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानवों में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना यानी युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना, मतलब युग्मनज के बाद कौन सी रचना स्टार्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट है, जिसको बोलते हैं कोरकपुटी रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतःरोपण, भ्रूणी परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती हैं। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन कमर का जो पार्ट होता है में अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को यानी शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है और प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष होते हैं, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिसे नर जर्म कोशिकाएं, शुक्राणु जन या स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरालीय अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतरालीय कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेटिटेस्टिड शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है।
ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यानी यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये कौन सा फिगर है? ये वाला 2.1 वाला। पुरुष का जनन आरेखी तंत्र आंतरिक संरचनाओं को दर्शाने के वृषण का अनुदैर्ध्य काट। जैसे ये है वृषण, किसमें होता है? वृषण कोष में स्थित होता है। इसका सेक्शन किया गया अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल काट करके दिखाया गया है। तो कितने लोब्यूल होते हैं हम लोग पढ़े थे? 250 लोब्यूल्स होते हैं, यानी वृषण पालिकाएं कितनी होती हैं? 250। ठीक है। इसमें वृषण जालिकाएं होती हैं। वृषण जालिकाएं के द्वारा शुक्रवाहिका होती है, जिसके द्वारा वृषण पालिका में जो बनते हैं स्पर्म किसके द्वारा निकलते हैं? शुक्रवाहिका के द्वारा। किसमें आते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण एक अतिकुंडलित रचना होती है। अधिवृषण क्या होती है? अतिकुंडलित रचना होती है। उससे होते हुए जो स्पर्म होते हैं कहाँ पे आते हैं? शुक्रवाहक में आते हैं और शुक्रवाहक से एक मूत्रवाहिनी के ऊपर एक लूप बनाते हैं। उसके बाद मूत्राशय के पास आते हैं और मूत्राशय के पास दो शुक्राशय होते हैं। एक जोड़ी शुक्राशय होता है, शुक्राशय होता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होते हैं एंड कंद मूत्र पथ ग्रंथि होती है। उसके बाद ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहक है, किस में ओपन होती है? मूत्रवाहिनी में। ठीक है, जिसको मूत्र मार्ग से मिल जाते हैं। और ये जो मूत्र मार्ग के रास्ते बाहर स्खलन होता है किसका? स्पर्म का। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जो शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर जो फॉर्मेशन होता है किसका? स्पर्म का, स्पर्म यानी शुक्राणु का। तो ये जो फिगर दिखाया गया 2.2 में, ये किसका फिगर है? शुक्रजनक नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस लिया गया है। और सेमनीफेरस अंदर क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन हो यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक है। उसके बाद सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। जब शुक्राणु बन जाते हैं तो शुक्राणु बनने के बाद शुक्राणु को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है? सर्टोली कोशिकाएं प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात करेंगे किसका? जो पुरुष का एक्सटर्नल जेनिटलिया है, मतलब बाह्य जननेंद्रिय क्या है? शिश्न। शिश्न यानी पेनिस। शिश्न पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है। किस प्रकार के? विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान यानी इरेक्शन में सहायक प्रदान कर वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अग्रछद या फोरस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूथरल ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय यानी सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। ये सारी ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती हैं? सेमिनल प्लाज्मा, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूथरल ग्रंथियां का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान में सहायक होता है। यानी बल्बोयूथरल जो ग्रंथियां होती हैं मैथुन के समय लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय होता है। आप इसमें याद क्या रखना है? एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय यानी ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ा अंडाशय, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट एंड एक गर्भाशय जिसको यूट्रस बोलते हैं, एक और गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स बोलते हैं, तथा एक योनि वजाइना और बाह्य जननेंद्रिय यानी एक्सटर्नल जेनिटिलिया शामिल होते हैं, जो श्रोणीय क्षेत्र में होते हैं। यानी पुरुष का भी और महिला का भी स्त्री जनन तंत्र कहाँ होता है? श्रोणीय क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं।
जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक जनन। अगर अब पूछा जाए कि स्त्री के प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कौन है, तो आप क्या बोलोगे? अंडाशय यानी ओवरी होती है, जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन यानी अंडाशय हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग की दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। जैसे देखिए फिगर में जो रेड रेड कलर का बना है, ये है अंडाशय। अंडाशय यानी ओवरी है, ठीक है। हार्मोन पर उदर के निचले भाग दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित। तो प्रत्येक अंडाशय की लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह सोड़ी भित्ति तथा गर्भाशय स्नायु यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय का एक पतली उपकला एपिथेलियल से ढके होता है, जो कि अंडाशय पीठिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीठिका 2 क्षेत्रों में परिधि वलकुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेड्यूला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियाँ जिसके अंदर अंडे यूट्रस में जाते हैं। अंडवाहिनियाँ यानी डिम्बवाहिनी नलिका या फेलोपियन नलिका, आप कुछ भी कह सकते हैं। फेलोपियन नलिका बोलिए, डिम्बवाहिनी बोलिए, अंडवाहिनी बोलिए, सब बात एक ही है। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाते हैं। गर्भाशय योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नली लगभग कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक पहुंच जाती है। अंडाशय के ठीक पास से डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे इम्फेंडुबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्तमथ में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमन होता है, जो गर्भाशय को जोड़ती है, ठीक। इसके बाद हम फिगर देख सकते हैं कि जो अंडवाहिनी यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम बात करें इसका 2.3 यानी स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट दृश्य। ये है स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। जो यूट्रस का फिगर बनाया है, यूट्रस है, मतलब पूरी स्त्री जनन तंत्र है। तो ये है दो जो रेड कलर का दिखाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिम्ब ग्रंथि या अंडाशय, ठीक है। ये ठीक, ये अंडाशय हो गया। अंडाशय में क्या बनेगा? अंडा बनेगा, ठीक है। एग कब बनेगा? जब ये रिलीज होता है तो फिम्बरी या झल्लरी के द्वारा जो कीप कोशिका है, इसमें झालर टाइप होते हैं, ठीक है। ये कैच करते हैं, किसको? अंडाशय को कैच करते हैं। उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर के एम्पुला जिसको बोलते हैं तुम्बिका। उसके बाद एक संकीर्ण पथ होता है, जिसको बोलते हैं संकीर्ण पथ यानी स्थमस, ठीक है। स्थमस से होता हुआ ये यहाँ पे वेट करता है, किसका? स्पर्म का, ठीक है। उसके बाद एक कहाँ पे इंटर करता है? ये है गर्भाशय, जो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है बीच में ऑरेंज कलर का। गर्भाशय गुहा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है जाइगोट का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गर्भाशय की, ठीक है। गर्भाशय केवल क्या होता है? एक होता है और इसे बच्चादानी यानी ओम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है, सोड़ी भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल की रचना करते हैं। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथि स्तर को गर्भाशय अंतस्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्थिरित करती है। आतर चक्र के दौरान गर्भाशय के अंतस्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर यानी मायोमेट्रियम में प्रसव के समय
काफ़ी तेजी संकुचन होता है। तो देखते हैं गर्भाशय की तीनों लेयर कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए गर्भाशय की तीनों लेयर दिखाइए, गर्भाशय अंतस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय। ठीक है, 3 लेयर होती है गर्भाशय की, जो क्या बनाती है, गर्भाशय गुहा। ठीक है, गर्भाशय अंतस्तर में क्या होता है, माहवारी चक्र के दौरान यही टूट के बाहर आता है ब्लड के रूप में। और गर्भाशय पेशी स्तर में क्या होता है, डिलीवरी के दौरान इसमें संकुचन होता है जिससे बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्त्री के बाह्य क्या होती हैं। बाह्य के अंतर्गत आता है जघन सेल जिसको मॉस प्यूबिस कहते हैं, बृहद प्रकोष्ठ होता है जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, लघु प्रकोष्ठ होता है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, तथा योनि छद यानी हाइमन होता है, और भगसेप यानी क्लाइटोरिस आदि होते हैं। जघन सेल कैसा होता है, वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी और त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद प्रकोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड होता है जो जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु प्रकोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद प्रकोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्राय एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद यानी हाइलम, ठीक है, हाइलम कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। भग सेक पर एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद प्रकोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनि छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टेम्पॉन को घुसड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनि छद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनि छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य या वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील, अब बात करते हैं स्तन ग्रंथियाँ। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण है। स्तन ग्रंथियाँ स्तन युग्म संरचना जिसे ग्रंथिलूतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिलूतक 15 से 20 स्तनपालियों मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है जो नलिकाओं की गुहा में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती हैं तथा कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जिसे दुग्ध वाहिनी लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। तो देखते हैं स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है। स्तन ग्रंथि का रेखिका का दृश्य दिखाया गया है जिसकी इधर क्या होते हैं, पार्श्वों के बीच पेशियाँ, बहुत सारी पेशियाँ हैं। इधर देखते हैं ये स्तन है जो किसका बना है, तो वसा का। ठीक है, कितने पाली होते हैं, स्तन पाली कितने होते हैं, हम लोग अभी पढ़े थे जस्ट 10 से 20 स्तन पालियाँ होते हैं। ठीक है, कितनी स्तन पालियाँ होती हैं, 10 से 20 स्तन पालियाँ होती हैं, जो 1 2 3 4 ऐसे 10 स्तन पालियाँ होती हैं। सारी स्तन पालियों के अंदर बहुत सारी स्तन कूपिकाएँ होती हैं, मतलब छोटी छोटी कूपला के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर दूध भरा रहता है तथा सारी स्तन कूपिकाएँ, ठीक है, स्तन नलिका द्वारा खुलती हैं। कैसे खुलती हैं, स्तन नलिका यानी एम्पुला, ठीक, और सारी स्तन नलिकाएँ मिलकर एक मोटा नलिका बनाते हैं जिसको बोलते हैं तुम्बिका। ठीक है, और सारी तुम्बिकाएँ मिलकर क्या बनाते हैं, दुग्ध वाहिनी बनाती हैं। दुग्ध वाहिनी, सारी तुम्बिकाएँ मिलकर दुग्ध वाहिनी खोलती हैं, ठीक है, जिसको निप्पल बोलते हैं। और ये एरियोला या चूचक पृष्ठ जो स्किन से थोड़ा डार्क कलर का होता है जिसको एरियोला बोलते हैं। तो ये रहा स्तन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एग, उसी को बोलते हैं युग्मक जनन। तो प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में क्या होता है, वृषण होता है, और स्त्रियों में क्या होता है, अंडाशय होता है। तो पुरुषों में वृषण और स्त्री में अंडाशय। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं यानी शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन है, एक वचन स्पर्मेटोगोनियम है।
शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं से यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है और जिसमें क्या कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण यानी मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करती है, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 अगुणित शुक्राणु प्रसूव स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसूव रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंदर प्रस्थापित इम्बेडेड हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन यानी स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्रजनक प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधचेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पित्तपिंडकर यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं LH और पुटकोविक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों यानी एंड्रोजन्स के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम शुक्राणु की संरचना की जांच करिए। एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष यानी हेड, ग्रीवा, एक मध्य खंड मिडिल पीस और एक पूंछ की बनी होती है। ये है शुक्राणु की संरचना जो 3 भागों में बटी होती है, शीर्ष, ग्रीवा और पूंछ। ठीक, यह एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलोंगेटेड अगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक कैसा होता है? अगुणित केंद्रक होता है तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमी संरचना से आवृत होता है जिसको बोलते हैं अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम। यह अग्रपिंडक उन प्रक्रियाओं यानी एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो पूंछ को क्या करती हैं? गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्रावण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य यानी सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाएं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन बनाए रखता है।
अब हम बात करेंगे अंडाशय, मतलब ओवरी के स्ट्रक्चर की। ओवरी में कैसे मादा यूजेनेसिस होता है, अंडा कैसे बनता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्तन चरण के दौरान, मतलब अंडे बनने की शुरुआत इसमें भ्रूणी अवस्था में स्टार्ट हो जाती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी यूगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धशुद्ध विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट प्रोफेज में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक यानी प्राइमरी oocytes कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाएं यानी ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत होता है, जिसे प्राथमिक पुटक कहते हैं। यानी प्राथमिक अंडक को ही जब वो ढक जाता है तो उसको प्राथमिक पुटक बोलते हैं, यानी प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता है। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं की और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक थीकल स्तर से गिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। फिर द्वितीयक पुटक जल्दी तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाए, जिसकी तरल से भरी गुहा को गवर एंट्रम कहा जाता है। यह एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर यानी थीका लेयर अंतर प्रावरक यानी थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक यानी थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होता है कि तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है। यानी तृतीयक पुटक के अंदर जो प्राथमिक अंडा बना है उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, बृहद अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी भी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास होता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक यानी ग्राफिक पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं, यानी ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन और अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्रजनक अंड के बारे में एक नीचे आरेख की प्रस्तुति दी गई है 2.8 में। जैसे देखिए शुक्रजनन का विस्तार तो यौनारंभ होने पर, ठीक है। यौनारंभ में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती हैं वो अपनी संख्या में क्या करती हैं, वृद्धि की, यानी सूत्री विभाजन में बहुत सारी संख्या में वृद्धि करती है, जो रेड रेड दिख रहा है। उसके बाद जो शुक्रजनक कोशिकाएं सूत्री विभाजन के बाद क्या करेंगी, जो सूत्री विभाजन सेल बने हैं उसको बोलेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, ठीक है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएंगी, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनाएंगी, ठीक है। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं क्या करेंगी, फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने गुणसूत्र थे, 46 गुणसूत्र थे स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। उसके बाद कितने गुणसूत्र बने, 23 आगे सारे 23 हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं अंडजनन। अंडजनन में क्या होता है, ये फिगर है अंडजनन का, जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं गोनियम की, जो डिवाइड करती हैं और प्राथमिक अंडक बनाती हैं, ठीक है। प्राथमिक अंडक बनाती हैं, उसके बाद प्राथमिक अंडक में क्या होता है,
प्राथमिक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और प्राथमिक अंडक मिलकर क्या बनाता है, प्रथम ध्रुवीय पिंड और द्वितीयक अंडक बनाता है। द्वितीयक अंडक डिवाइड करके फिर द्वितीयक ध्रुव बनाता है और एक अंडाणु बनाता है। ठीक है, अंडाणु, इस तरह इनका फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें आतरवचक यानी माहवारी साइकिल की। माहवारी क्या होती है? मादा प्राइमेटो यानी ये बंदर, कपी एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को क्या बोलते हैं? आतरवचक या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋजुस्राव यानी रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन यानी मेनार्क कहते हैं। स्त्रियों में यह आतरचक्र 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आतरचक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आतरचक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आंतरचक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 2.9 में दर्शाया गया है। आतरचक्र की शुरुआत आतरक प्रावस्था में से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय के अंतस्तर और उसकी रक्तवाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है, योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है, यद्यपि इसके कई अन्य कारण हैं, जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं। आतर प्रावस्था के बाद पुटकी प्रावस्था आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और ये एक पूर्ण ग्राफिक पुटक बन जाता है। इसके बाद गर्भाशय में पशुरोबंध प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिक LHFH का स्राव धीरे धीरे बढ़ता है और यह स्राव पुटक परिवर्तन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एंड्रोजन के स्रावण को उद्दीपित करता है। LH तथा FH दोनों ही आतरचक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का त्रिस्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह एक ग्राफिक पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। इसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है या अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफिक पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंडक यानी कार्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंडक भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सगर्भता के दौरान आतरचक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता है तब पीत पिंड में ह्रास होता है और अंतस्तर का विखंडन करता है, जिससे फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है या माहवारी पुनः होती है। स्त्री में आतरचक्र 50 वर्ष की आयु के बाद बंद हो जाता है। इस स्त्री को रजो निवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। इसके बाद देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 2.9। देखिए हमारी मतलब जो आतरचक्र साइकिल होती है 1 से 28 या 29 दिन की होती है। ठीक है, तो 1 से 5 दिन क्या होते हैं, ऋतुस्राव जिसको रजोधर्म बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, अंतःस्तर होती है गर्भाशय की, टूट के ब्लड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद 5 से लेकर मान लिया आपका होता है 13 के बीच में। ठीक है, इस समय क्या होता है, रजोधर्म के टाइम जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, कम होता है। जो ये ब्लू लाइन रेड लाइन दिख रही है आपको, उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है। ठीक है, उसके बाद आती है पुटकी प्रावस्था। पुटकी प्रावस्था यानी
जब इसमें फॉलिकल बनते हैं यानी एक का फॉर्मेशन होने लगता है हमारे ओवरी में, तो पुट की प्रावस्था आती है। उसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, देखिए वर्धन पुट का धीरे बन रहे हैं, ये फॉलिकल बन रहे हैं। ठीक है, उसमें पुट की प्रावस्था में फॉलिकल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, फॉलिकल को कौन हार्मोन प्रोवाइड करते हैं फॉलिकल बनाने की? एलएच और एफएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाते हैं। दोनों हार्मोन बढ़ गए तो फॉलिकल क्या होते हैं, फट जाते हैं। मतलब फॉलिकल से क्या होते हैं, अंडा रिलीज हो जाता है, जो 13वें से 15 दिन के बीच में होता है, या 14वें से 15 दिन के बीच में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक, उसके बाद आता है फिर पुट की प्रावस्था में क्या होता है, रजोदर्म के बाद जो इंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, पूरी मोटी होने लगती है, प्रोलिफरेशन होने लगता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन होने लगता है। उसके बाद जो अंडोत्सर्ग हुआ, अंडा रिलीज हो गया, जो बच्चा हुआ पुटक है वो किसमें बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक, कार्पस ल्यूटियम बचा वो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है और जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में सहायता करता है। अगर अंडे का निषेचन नहीं हुआ तो फिर से ऋतुस्राव या रजोधर्म फिर से स्टार्ट हो जाता है और फिर से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है गिर जाता है। तो ये रहा आदर चक्र के दौरान विभिन्न घटनाओं का आरेखी निरूपण कैसे होता है। उसके बाद हम देखते हैं निषेचन एवं अंतरोपण क्या होता है। स्त्री एवं पुरुष के संभोग के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्यसेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते और अंततः अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र तक पहुँचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है तथा जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रिया निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। शुक्राणु के साथ साथ एक अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के स्तर प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रावर शुक्राणु के पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है तथा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु बनता है। शीघ्र ही अंडाणु का शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन हो जाता है जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। किसी चरण में पुरुष के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का फल स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों यानी अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणुओं में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणुओं में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में विकसित होगा।
आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 4 में सीखेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के द्वारा और न कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन, विदलन या क्लीवेज की शुरुआत तब होती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ स्तमत से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और यह तब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तूतक यानी मोरूला कहते हैं। यह तूतक लगातार विभाजित होता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परतों में व्यवस्थित जिसे पोष कोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह को पोष कोरक से जुड़े होते हैं जिसे अंतर कोशिका समूह इनर सेलुलोज कहते हैं। अब पोष कोरक अंतर्गर्भाशय स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को क्या करती हैं, आवृत कर लेती हैं। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतस्तर में अंतस्थापित या एम्बेडेड हो जाती है। इसे अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। जैसे गर्भाशय से होता हुआ कहाँ पे कोरक पुटी क्या हो गया, रोपण हो गया यहाँ पे गर्भाशय में और गर्भाशय द्वितीय विभाजित होकर इसको क्या कर लेती है, ढक लेती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो देखिए ये गए, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट। जाइगोट में बहुत 2 से 4, 4 से 8, ऐसे 8 से 16, ठीक है, 16 संतति कोशिका जिसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, फिर 8 से 16 खंडों वाले कोरक खंडों को क्या बोलते हैं, तोतक या मोरूला बोलते हैं। ठीक है, ऐसे उनका विभाजन होता है जाइगोट का। अब हम पढ़े सगर्भता या भ्रूणी परिवर्धन क्या है। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोष कोरक पर अंगुली जैसी रचनाएं उभरती जिन्हें जरायु अंकुरक कोरिनिक विलाई कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त इंटरडिजिटेड, जैसे देखिए ऐसे गर्भाशय गुहा में ऐसे धसे हुए हैं। ठीक है, और तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित कर जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा या प्लेसेंटा। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभिरज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। अनेक हार्मोन जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, HCG, मानव अपरा लैक्टोज, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इस हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तनों तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह यानी भ्रूण बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी स्तर और अंतर त्वचा एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाता है। इस बाह्य त्वचा और अंतर
त्वचा के बीच जल्दी मध्य जनन मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित रहती, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। मानव में 1 महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह पहली तिमाही के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर्फ बालों का उगाना समांतर देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर बाल निकल आते हैं। आँखों की पलकें अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव एवं दूध श्रावण। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय की जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव पार्टूशियन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्की गर्भाशयों को संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक परिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इससे शिशु मां के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित कराने के लिए इंजेक्शन देता है? स्त्री स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इससे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दूध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। एक माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ ही दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ये रहा मानव जनन तंत्र।